बच्चे आज का टॉपिक है पौधों में लैंगिक चलन, जिसमें से हमने पुष्प के बारे में कल जाना था। दो प्रकार के पुष्प थे, एक लिंगी और उभयलिंगी। उभयलिंगी जिसमें नर और मादा दोनों भाग होते हैं, और एक लिंगी जिसमें केवल एक लिंग होता है, या तो नर या फिर मादा। अब उन दोनों में पुष्प एक ऐसा भाग है पौधे का जिसके अंदर जनन होता है और किसी भाग में जनन नहीं होता। तो कैसे होता है जनन वो जानेंगे। ये मादा वाला भाग बना रही हूँ मैं पौधे पुष्प के अंदर। कल आपको थोड़ा फूल के अंदर बताया था। ये अंडाशय है, इसके अंदर यहाँ पर बच्चे ये पूरा अंडाशय है और ये बीजाणु है, ये हिस्सा। और ये पूरा अंडाशय। अब होता क्या है, यहाँ पर 3 एंटीपोडल्स होते हैं। इनके बारे में अभी नहीं पढ़ना है, वो आगे पढ़ेंगे आप। यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई केंद्रक होते हैं, बीजांड के अंदर का हिस्सा बताया जा रहा है। नीचे 2 साइनर गिड्स होते हैं और एक अंडा होता है, ये बीच वाला अंडा जिसको ओवम कहते हैं। जैसे मादाओं के अंदर होता है ना अंडा, ऐसे यहाँ पर ये अंडा 2 पोलर न्यूक्लियाई। ये वाला जो मैंने आपको बनाकर दिखाया था, ये नर वाला भाग था, ये नर भाग है। इसमें इसको कहते हैं तंतु और इसको कहते हैं परागकोश। परागकोश के अंदर पराग कण होते हैं। अगर इसको यहाँ से डाइसेक्शन किया जाए, काटा जाए, तो इसके अंदर पराग कण मिलेंगे। परागकोश के अंदर पराग कण होते हैं। तो ये नर वाला भाग है, ये मादा वाला भाग है। इसको वर्तिका कहते हैं, कल भी डिस्कस करा था। इसको वर्तिकाग्र कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अभी इसके परागकोश के अंदर होते हैं पराग कण। पराग कण जो परागकोश के अंदर पराग कण होते हैं, ये नर युग्मक होते हैं, मतलब कि नर की जनन कोशिकाएं होती हैं। इन पराग कण को ही नर युग्मक कहते हैं, नर युग्मक। और मादा के अंदर ये जो अंडा और ये 2 केंद्रक होते हैं, इनको कहते हैं मादा युग्मक। जैसे अंडा मेन है, अंडे के साथ में सेचल, ये मादा युग्मक, मतलब कि मादा की जनन कोशिका, स्त्री वाले में। अगला पोर्शन, पराग कोश से पराग कण। इनमें से ये पराग कण यहाँ आता है, चाहे वो उसी फूल का हो। इस मान लो यहाँ से निकला हुआ होता, इसका पराग कण इस पे जाए। ये भी एक फूल है, पूरा अंदर वाला भाग बना दिया मैंने। इसी फूल का पराग कोश से पराग कण वर्तिकाग्र पर आ जाए, उसी फूल पर, तो इसे कहते हैं स्वपरागण। क्या कहते हैं? स्वपरागण। तो परागण नई टर्म आई, परागण, और यह है परागकण। परागकण इसका युग्मक होता है, वो होता है परागकोश में। और जो परागकण, जब यहाँ से भी परागकण वर्तिकाग्र पर जाता है, इस प्रक्रिया का नाम है परागण। इस विधि का नाम है परागण। परागण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और दूसरा परपरागण। स्वपरागण माने कि स्वयं के फूल से, उसी फूल का परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र पर जाए। यहाँ से यहाँ आ गया, इसके अंदर परागकण है, वो यहाँ आ गया, इसे कहेंगे स्वपरागण।
कहीं दूसरा फूल है और उसका परागकण इसके वर्तिकाग्र पर दूसरे फूल पर आया, चाहे वो दूसरा पौधा हो चाहे उसी पेड़ का दूसरा फूल, जाति एक ही है, गुलाब है तो गुलाब ही, गेंदा है तो गेंदा ही, लेकिन इस पौधे का परागकण उस पौधे के वर्तिकाग्र पर चला गया। जाति सेम, स्पीसीज सेम, लेकिन परागकण दूसरे वर्तिकाग्र पर हवा के द्वारा, कीड़ों के पंजों के द्वारा, जो पेड़ पैर होते हैं उनके, पानी डाला, आंधी आई, किसी भी कारण से यहाँ पहुंच गए, तो इसको कहेंगे पर परागण। अंतर स्पष्ट हुआ? यस मैम। अंतर स्पष्ट हुआ? यस मैम। सेम पुष्प के परागकण वर्तिकाग्र पर जाए तो स्वपरागण, दूसरे पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाए तो परागण। परागण विधि के द्वारा यहाँ पर नर युग्मक आ जाता है। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अगर किसी और प्रजाति के फूल का परागण कीड़े के या हवा के द्वारा आ जाए तो वो यहाँ चिपकेगा ही नहीं, स्टिक नहीं होगा। ये विशेषता होती है पुष्प के अंदर, वो फिर हवा चलेगी हिल के नीचे गिर जाएगा। समझ रहे हो? अगर उसी प्रजाति के फूल का परागकण आए तो ही यहाँ ठहर पाएगा, स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा। समझ गए? अब थोड़े समय बाद यदि उसी प्रजाति का है तो इसमें से एक नली निकलती है अपने आप विकसित होकर के, इसको कहते हैं पराग नली। ये पराग नली विकसित होगी और लंबी होते हुए इस छोटी सी ओपनिंग से बीजांड के अंदर जाएगी। ये जो नली है पराग नली, ये यहाँ से होते हुए बीजांड के अंदर जाएगी, इसको कहते हैं पराग नली। और इस नली के अंदर जो नली बनी है परागकण से, इस परागकण के अंदर ये मान लीजिए परागकण है, परागकण, इसके अंदर दो नर युग्मक होते हैं। इस परागकण के अंदर दो नर युग्मक होते हैं। वो दोनों नर युग्मक यहाँ से आ रहे, यहाँ आया फिर यहाँ पहुंचा फिर यहाँ, तो एक नर युग्मक तो संलयन कर लेगा अंडे के साथ और दूसरा नर युग्मक संलयन करेगा दो केंद्रक के साथ। इसलिए यहाँ पर संलयन ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है और यहाँ पर सिंगेमी माना कि निषेचन हो रहा है। एक यहाँ पर संलयन हो रहा है नर युग्मक का दो केंद्रक के साथ, दूसरे नर युग्मक का निषेचन हो रहा है अंडे के साथ, बाकी किसी के साथ कुछ नहीं। ये दोनों काम एक साथ होते हैं, दो निषेचन हो रहे हैं, इसलिए कहा जाता है पौधे के अंदर द्वि निषेचन होता है। पौधे के अंदर क्या होता है? द्वि निषेचन। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस। तो ये जो अंदर अंडे से निषेचन हुआ है ये बना लेगा कठोर संरचना अपने ऊपर और बन जाएगा बीज। तो जो बीजांड है ना ये बनेगा बीज, और ये जो बाहर अंडाशय है ये बनेगा फल, इसीलिए फल के अंदर बीज हो जाता है। बाकी फूल के जो पंखुड़ी वगैरह है वो सब झड़ जाती है निषेचन के बाद। बीजांड बनेगा बीज, नाम से पता चल रहा है, और अंडाशय बनेगा फल, और जैसे ही फल बढ़ना शुरू करेगा थोड़ा सा भी उस फूल के सारे पत्ते जो रंग बिरंगे पंखुड़ियाँ होती है वो सब झड़ जाएंगे। तो इस तरीके से पुष्प के अंदर द्वि निषेचन होता है। कोई डाउट? चलिए आगे हम आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक है मानव में लैंगिक जनन। जनन को ही प्रजनन कहते हैं। इसमें नर और मादा दोनों भाग आएंगे क्योंकि लैंगिक जनन है। यौवन आरंभ में परिवर्तन होता है, जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, यौवन जैसे आप लोग भी है टीनेजर्स, यौवन आरंभ होता है तो आवाज में बदलाव होना, शरीर की संरचना में बदलाव होना, लड़कों में दाढ़ी वगैरह आना, कंधे बड़े हो जाना, हाइट बढ़ जाना, लड़कियों की संरचना में बालों का लंबा होना, आवाज में परिवर्तन होना, शरीर की संरचनाओं में परिवर्तन होना, ऋतुस्राव होना, पीरियड्स आदि, ये सब क्या है? ये सब यौवन आरंभ के परिवर्तन है। उसके बाद है हम पहले पढ़ेंगे नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र ये वाला भाग है। इस वाले भाग को कहते हैं शिशन। नीचे जो भाग होता है बाहर की ओर उसे कहते हैं विश्रण।
फिर आप देख रहे हैं नलिका नाली। विसरण का काम होता है शुक्राणु बनाना। शुक्राणु नर युग्मक है। शुक्राणु विसरण के अंदर बनता है और ये नर युग्मक है। इसके विसरण ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। इस हार्मोन की वजह से ही शुक्राणु कितने बनने हैं और किस तरीके से कहाँ पहुँचना है, मतलब इसके अंदर शुक्राणु बनते हैं और सही समय पर उचित मात्रा में बने, इसका नियंत्रण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है। ये एक हार्मोन है जो विसरण ग्रंथि से ही निकलता है। दूसरा काम है लड़कों के अंदर यौवन आरंभ के समय दाढ़ी आना, आवाज भारी होना, सब परिवर्तन इस हार्मोन की वजह से ही होते हैं। पेपर में आता है। फिर जो शुक्राणु बन जाते हैं वो इस नलिका से, इसे कहते हैं शुक्र वाहिनी, क्योंकि शुक्राणु ले जा रहे इसलिए वाहिनी नलिका और शुक्राणु ले जा रहे इसलिए शुक्र वाहिनी। शुक्र वाहिनी से शुक्राणु यहाँ से होते हुए शिशन के इस हिस्से से बाहर आते और मादा के अंग पर जाते हैं। यही अंग जो शिशन है यहाँ से ही इसका मूत्र नलिका मूत्राशय में जमा होता है, उसका कनेक्शन भी है। तो दोनों कार्य एक ही भाग से होते हैं। जब जनन करेंगे तो शुक्राणु भी यहीं से जाएंगे, ठीक है, और अगर मूत्र विसर्जन करेंगे तो वो भी नलिका एक ही है, एक ही द्वार होता है। फीमेल्स में 2 होते हैं, वो आप पढ़ेंगे। शुक्रवाहिनी से शुक्राणु जाते हैं और इस जगह पर शुक्राशय में थोड़ी देर ठहरते हैं। यहाँ इनको पोषण मिलता है। कौन देता है पोषण? ये प्रोस्टेट ग्रंथि है। प्रोस्टेट ग्रंथि से प्रोस्टेट हार्मोन निकलता है और इसका काम होता है पोषण प्रदान करना, इसका जीवन काल बढ़ाना, सुरक्षा देना। शुक्राशय के अंदर शुक्राणु होते हैं। उसके बाद शुक्राणु यहाँ से बाहर निकलते हैं, एक तरल पदार्थ के रूप में निकलते हैं। उसके अंदर होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, आंखों से नहीं देखे जा सकते। और उस तरल पदार्थ का नाम होता है विरय। उस विरय के अंदर शुक्राणु होते हैं। जब जब जनन करते हैं नर तो विरय के माध्यम से, तरल भाग के माध्यम से वो मादा के शरीर के अंदर शिशन के द्वारा छोड़े जाते हैं। आया समझ? yes. इसके हर एक भाग का काम आपको बताया गया। पेपर में हर एक भाग का काम ही पूछा जाता है। डायग्राम और हर एक पार्ट का नाम क्लियर है? कल